26 तारीख तक पड़ेगी। 26 जनवरी तो ताप्ता दिन आ जाए। नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। विधानसभा चुनाव एक प्रकार से रिजल्ट आए हुए 1.5 महीना बीत चुका है और अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि आगामी अप्रैल मई में पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। संभवतः 7 चरणों में चुनाव होंगे। अप्रैल के अंतिम दौर में या मई के पहले सप्ताह में राजस्थान में भी चुनाव होंगे। इसके साथ साथ ही हमारे साथ इस वक्त भादरा के पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया मौजूद हैं। किसान नेता है, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की आज ही मीटिंग हुई है। 26 जनवरी की संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कि पूरे देश भर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। उसी को लेकर आज मीटिंग भी की गई है। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। सर, आज किसान सभा का आपका जो तहसील कमेटी की मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने एमएसपी के सवाल को लेकर के और फसल बीमा के सवाल को लेकर के 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड है, उसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई है। काफी सारे साथी, तहसील कमेटी की विस्तारित बैठक थी, ग्राम कमेटियों के साथी आए हुए थे। सब साथियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और ट्रैक्टर परेड 26 तारीख को 1 बजे अग्रसेन चौक पर इकट्ठे होंगे और वहां से मैन बाजार से होते हुए ट्रैक्टर परेड करते हुए एसडीएम के दफ्तर तक हमारी परेड आएगी और किसान भवन आकर के विसर्जन होगा। एसडीएम के दफ्तर पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान सभा ज्ञापन देगी। क्या कुछ डिमांड्स है संयुक्त किसान मोर्चा की या किसान सभा की 26 जनवरी को जो स्पेशल ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है? जिसमें काले कानून आए थे और देश भर में किसान मोर्चे के कई संगठनों ने मिलकर के 13 महीने तक लड़ाई लड़ी थी। उस समय हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों की आंबड़ भरी थी कि आपको एमएसपी पर भी कमेटी बनाएंगे और एमएसपी पर फैसला करके देंगे। लाभकारी दाम और दाम के साथ जो दाम सरकार तय करे, उस पर सरकारी खरीद को लेकर के जो रणनीति बननी चाहिए थी केंद्र की तरफ से, उसमें केंद्र सरकार ने किसानों को कोई न तो ठोस रूपरेखा बताई, न ही कोई ठोस निर्णय करा। इसलिए संयुक्त मोर्चा ने पंजाब से ये शुरू हुई है लड़ाई और पूरे हिंदुस्तान में यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। और पहला स्टेप है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी। तो ये मुख्य जो मांग है वो तो है एमएसपी की। एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करे सरकार। और दूसरी जो लोकल इश्यूज होते हैं, हमारे हमने इश्यू उठाया है जो फसल बीमा का बकाया बीमा क्लेम है और मौजूदा फसल का क्रॉप कटिंग का इश्यू है, गिरदावरी का इश्यू है। ये सारे मुद्दों पर जो पहले के बीमा क्लेम बाकी हैं, जिन पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया जानबूझ करके, जिन पर स्टैक की बैठक हो गई थी 27 सितंबर को, उसके बाद अक्टूबर में हमने यहाँ से ऑब्जेक्शन हटा करके 2022 रबी के उससे पहले के ऑब्जेक्शन हटा करके भिजवा दिए थे। उन पर अभी प्रशासन ने कोई काम नहीं करा है। इन सब मुद्दों पर ज्ञापन लिख करके हम एसडीएम को देंगे, जो राजस्थान सरकार को भिजवाएंगे और एक राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जो भारत सरकार को भेजा जाएगा कि एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करवाए सरकार। क्या लगता है आपको एमएसपी की मांग पुरानी रही है किसान संगठनों की? चाहे पहले यूपीए की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार आई। हालांकि साल दर साल जो फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन जो एमएसपी है वो तय नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? किसानों की अनदेखी है। आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, थोड़े दिन पहले एक आंकड़ा है सामने की 1 लाख करोड़ 5 बजटों में से जो बजट का प्रावधान करा गया भारत सरकार ने कृषि को लेकर के, उसमें से 1 लाख करोड़ सरेंडर करें भारत सरकार ने। 1 लाख करोड़ सरेंडर का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान की जो जिन्स खरीदते हो 20%, 25%, 15%, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग, इससे फालतू सरकारी रेट पर जिन्स नहीं खरीदे जा सकते। उसको आप दुगुना खरीद सकते थे, यानी 50% तक जिन्स खरीद सकते थे। इतनी रकम होती है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए राशि सरेंडर कर दी भारत सरकार ने, लेकिन किसानों के लिए कदम नहीं उठा पाए। उनके एजेंसीज, अगर वो जो अलग अलग उपादान करे जाते हैं, जो घोषणाएं करी जाती हैं, चाहे सब्सिडी में, खाद की सब्सिडी में हो, चाहे खरीद की सब्सिडी में हो, फसल खरीद की सब्सिडी में हो, चाहे आप किसान के लिए तारबंदी पूरे देश का सवाल हो, चाहे डिग्गी निर्माण का सवाल हो, इसमें अलग अलग मदों में अगर स्टेटों में पैसा जाता या अनुसूचित जाति के किसानों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के किसानों के उत्थान के लिए अगर ये पैसा भारत सरकार खर्च करती तो किसानों को फायदा होता। लेकिन मोदी सरकार ने किसानों पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 लाख करोड़ रुपए रकम उन्होंने सरेंडर करी है। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे पास सर्कुलर आया अभी कि साहब ये पिछले आंकड़े ये बता रहे हैं कि इन्होंने
एक साल में 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए जो किसान के लिए बजट का छोटा सा प्रावधान करते हैं, उस प्रावधान को भी खर्च नहीं कर पाए। इसका मतलब कितने संवेदनहीन है किसान को लेकर के मोदी सरकार, ये आपके सामने है। इसलिए किसानों को लड़ने की जरूरत है। हो पाएगा, कितने दिन में हो पाएगा, कितना हो पाएगा, ये अगला प्रश्न है। लेकिन किसानों की आवाज उठी है, किसान एकजुट हुए हैं और कई संगठन मिलकर के आह्वान कर रहे हैं, उसको हम लागू करने के लिए 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। सर, ये बात तो हुई किसान सभा की और इससे जुड़े कार्यक्रम की। हम विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मुखातिब हो रहे हैं आपसे। क्या कारण मानते हैं विधानसभा चुनाव में आप पीछे रह गए? हालांकि खूब जनता ने आपको सपोर्ट भी किया, बराबरी का चुनाव था, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा था कि आप इतने पीछे हैं, या क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखो, हमें तो 1 लाख प्लस का अंदाजा था कि 1 लाख प्लस हमें वोट आएंगे। मैंने 1 जनवरी 2023 को मलखेड़ा गांव में सभा थी, उसमें भी ये बात कही थी, अगले चुनाव में हमें 1 लाख प्लस वोट आएंगे, क्योंकि लोगों का भारी जन समूह, सीधे साधे लोगों का हमारे साथ था। हमारे पास काम के लिए आते, लोग खुश होके जाते, फिर काम के लिए आते। ये नहीं कि किसी बात को लेकर के एक बार कोई आदमी आया फिर दोबारा वो आया ही नहीं, चला गया, ऐसा नहीं था। तो हमें अंदाजा था कि हमें 1 लाख प्लस वोट आएंगे, वो 1 लाख प्लस हमें वोट आए। रही बात चुनाव हारने की, तो ये हमारा एस्टिमेट थोड़ा सा कम रह गया। हमें 1.25 लाख का एस्टिमेट करके चलना चाहिए था, इसलिए हम चुनाव हार गए। आमने सामने का चुनाव था। और दूसरा, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी जीते हैं, उनका कई चीजों को उनको बेनिफिट मिला। एक तो सरकार, लोगों के दिमाग में बात होती है कि राजस्थान में अब कांग्रेस नहीं बीजेपी आएगी। हालांकि 1.5 महीने बाद लोग पछतावा कर रहे हैं, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी, तो कुछ सरकार के नाम के वोट मिल जाते हैं। कुछ लोग जो जनता के साथ ज्यादती करनी समझते हैं चुनाव जीतने के बाद, वो मैंने मेरी पार्टी के लोगों को नहीं करने दी, तो कुछ नाराज होकर भाग गए। वो लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो अवसरवादी थे, वो इकट्ठे हो गए। तो उससे क्या होता है कि विरोधी को सारे जमावड़े इकट्ठे मिल जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। दूसरा, धनबल का उन्होंने इस्तेमाल करा, सट्टा मार्केट पर बेजा उन्होंने रुपया खर्च करा, और जिस तरीके के माहौल बनाए गए, वो माहौल से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि मैं भादरा की जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सीधे साधे लोग अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपनी ताकत से मुझे जो इतने भारी संख्या में वोट दिए, इस बात के लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद उनका करना चाहता हूं। विपक्ष पर अब भी आप पर आरोप लगाता है कि चुनाव के दौरान आपने भी तो सारी चीजों का इस्तेमाल किया, और चुनाव में जहां तक बात होती है कि रुपए पैसे का इस्तेमाल, ये चीजें लोग जायज भी मानने लगे इस दौर में। आपको लगता है आपके पास ये सब चीजें थी जो विपक्ष अब आप पर आरोप लगा रहा है? नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरे को पहले तो आपका आरोप स्पष्ट बताओ। ये कैमरा उधर रखना है। विपक्ष का कहना है कि आपने भी एक प्रकार से रुपए पैसे का इस्तेमाल किया। आपने भी भरपूर, जो प्रशासन था वो आपके अंडर था, इसलिए प्रशासन जो मशीनरी थी वो भी आपके साथ थी। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। ऐसी बात चुनाव के दौरान कभी नहीं आई कि प्रशासन ने फलानी जगह मदद कर दी और उससे मुझे फायदा हो गया हो। नंबर 2 बात, प्रचार सामग्री बीजेपी के पास ज्यादा थी, वो गाड़ी घोड़े बीजेपी के पास ज्यादा थे। और रही बात, उनके तो डब्बे अभी तक खेतों में पड़े, जो डब्बे वो खाने में 300 गाड़ियों में डब्बे देते थे, वो डब्बे अभी खेतों में पड़े। जिलुद्दा खेत में देखे हो, कणा और कुजी खेतों में देखा हो, वो डब्बे पड़े हैं खेतों में। उन्होंने दारू, उनकी अवैध दारू, हरियाणा निर्मित दारू चलती थी उनकी। वो सारी चुनाव में ये हो जाता है कि बंदा अपनी निगाह करता है, अपने वोटरों की निगाह करता है, इसलिए सारी चीजें पर गौर नहीं कर पाता, उनका फॉलो करने का किसको टाइम होता है। लेकिन ये तो मैं क्या कह रहा हूं, पूरी जनता कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि बीजेपी जहां चुनाव लड़ती है वह हजारों करोड़ रुपए फूंकती है। सट्टा मार्केट में लगाने के लिए हमारे पास क्या था? उनके पास तो पता नहीं कहां से लोग आए हुए थे जो सट्टा मार्केट में भी पैसा लगाते थे, लोगों को खरीदने तक की बात करते थे। आज वो दानदाता कहां गायब हो गए? उसमें कहीं लाइब्रेरी बांटते थे, कहीं कुछ बांटते थे, कहीं कुछ बांटते थे। आज कहां गए वो? और सबके सब गायब हो गए चुनाव के बाद। और ये होता ही है, चुनाव से पहले लोग माहौल बनाने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो लोगों को समझने की जरूरत होती है कि ऐसे तथाकथित दानदाता घनी जगह आते हैं, घनी जगह भाग जाते हैं। बीजेपी आरोप लगाए तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो हथकंडे इस्तेमाल करे वो सबको पता है। नंबर 2 बात, वही
उनके लिए, बीजेपी के लिए तो जायज है ना, वो तो कहते हैं कि सब कुछ जायज है, लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी को खराब करने वाली चीजें हैं। पैसे का चुनाव में धनबल बाहुबल ये चीजें। और रही बात मशीनरी की, मशीनरी का कहीं सदुपयोग होता तो आज जो मेरे शिलान्यास के करे हुए काम है उस पर सारे पर ऐसे शिलान्यास पर चपड़ियां चेपी हुई अभी तक नहीं उतरी। मशीनरी का मैं दुरुपयोग करता तो एक पर चपड़ी नहीं लगाने देता। बीजेपी के लोग थोड़ी लगा के, प्रशासन नहीं ढका होगा उनको। रही बात ये कि बराबर वोट आए मुझे कर्मचारियों के, इतने 28 वोट फालतू है मात्र मेरे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तो मैं 1,000 2,000 वोट हमारे फालतू निकलते। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और रही बात ये कि सट्टा मार्केट बार बार कह रहा था भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, तो मशीनरी तो निस्संदेह पक्ष या तो करती नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता मशीनरी के पक्ष करने से कोई फर्क पड़ता है। और करिए तो फिर उन्होंने आती सरकार की करी होगी, जाती सरकार की क्यों करी होगी। एक बात आपने कही कि बाहर के लोग यहाँ आए, बड़े बड़े दावे किए आपके खिलाफ, बहुत सारी चीजें थी इस चुनाव में। क्या आपको वो चीजें महंगी पड़ गई जो आप हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते थे, फिर मिन्नू बेनीवाल यहाँ पर आए, आप उनके खिलाफ भी बहुत खुलकर बोले, तो क्या ये चीजें आपको लगता है कि इन चीजों ने भी चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके खिलाफ जाने लगी? भाई बड़ी बात यह है कि महंगा सस्ता क्या होता है। मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ हम बोलना थोड़ी छोड़ देंगे चुनाव हार गए तो। मुझे तो पहले पता था, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा में मेरी तरह खुल के कोई नहीं बोला। फिर अभय सिंह के चुनाव में कोई नहीं है, ये कोई चुनावी बात थोड़ी थी, ये तो तथ्यात्मक बात थी। अभय सिंह ने इस्तीफा किसानों के लिए समर्थन में दिया और उसके पक्ष में कोई नहीं है, इसका मतलब मैं ही गया, तो मुझे तो महंगी पड़ेगी, मुझे तो लड़ाई मोल लेनी थी। लेकिन जो हमने बात बोली मोदी के खिलाफ, आज भी बोलते हैं, वो कोई हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं। जो लोग बोलना समझते हैं वो तो बोलते ही हैं, जो नहीं समझते भावनाओं में बह जाते हैं वो बह जाते होंगे, इससे देश को नुकसान होता है। आज एमएसपी की बात पर हम क्यों नहीं बोलेंगे? काले कानूनों के खिलाफ हम क्यों नहीं बोलेंगे? अग्निवीर के खिलाफ हम क्यों नहीं बोलेंगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ मोदी जी आए, हम क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम इन बातों पर तो, कैसे नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात ये, यहाँ वो फलाने सिंह आए, ढिमकाने सिंह आए, वो क्या बताया आपने, मिन्नू बेनीवाल आए, अरे वो काय के नेता थे? वो तो यूं ही ठीक है, पैसे बांटने के लिए और यूं अफरा तफरी मचाने के लिए। और ये केंद्र सरकार से पता नहीं 5-7 उनको मिले हुए, कोई गार्ड गुर्ड मिले हुए, उनको कोई सुरक्षा की मिली हुई है, उनका माहौल सा बना करके एक टाइप की गाड़ी लेकर के हरियाणा कल्चर का सिस्टम बनाने के लिए आते थे। तो मैंने यही कहा था भी ये कोई दानदाता नहीं है। ये स्पष्ट कहना कि हम बीजेपी के फलाना सिंह है, हमारे हैं, उनके दोगलापन को ही तो उजागर कर रहे थे ना भाई। मिन्नू बेनीवाल को हक नहीं है क्या आने का है, लेकिन उस समाज सेवी के रूप में आए और फिर ये कह रहे कि बीजेपी को वोट दो। ये उनका जो तथाकथित रवैया था, हम तो उसके खिलाफ थे। तो बड़ी वजह आपको क्या लगता है कि पिछले चुनाव में आपके साथ जयदीप जी ढुड्डी थे जिन्होंने आपकी मदद की, प्रधान चुनाव में भी आपकी मदद की। बहुत से लोग अब चर्चा कर रहे हैं आपका चुनाव हारने का मुख्य कारण जो पिछली बार आपके साथ लोग थे या जो आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे वो भी नाराज हो गए। क्या वो नाराजगी 20-50 लोगों की वो इस अंतर को पूरा कर पाती आपको लगता है? नहीं, वो उनको तो रखना हार्मफुल था ना। चाहे 4 उधर बैठते हैं थोड़ा, अच्छा, चाहे 4 चुनाव हार जाए, हाँ कंटिन्यू करें। चाहे 4 चुनाव हार जाए, उनको तो रखना खतरनाक था ना। जो लोग लोगों को डैमेज करें उनको कैसे रख सकते हो आप? चुनाव 1000 कुर्बान है, इससे क्या मतलब है? आप 20 साल से पॉलिटिक्स में किस बात को लेकर के आए? उस चीज को लागू करना था। किसी को राज्य रखने के लिए राजनीति थोड़ी होती है। आप किसी आदमी को राज्य रखोगे इसके लिए राजनीति थोड़ी होती है। जनता को राज्य रखोगे, जनता के मुद्दों पर हमने काम करा, तो लोगों ने वोट कितने दिए देखो। किसको पता था ये डिफरेंस है? लोगों, हमारे साथियों को ये पता है इतना डिफरेंस है, तो ये उठा लेते इतना डिफरेंस। वोट रह गए, एक गांव में 20-20, 30-30 वोट रह गए। हमारे कई साथियों तो ये हो गया कि हम बड़े वोटों से चुनाव जीत रहे, हमारी रैली 1.5 गुनी 2 गुनी थी, तो वोट रह गए। उन वाला डिफरेंस को हम कोई न तो तवज्जो देते, और ऐसे लोगों को हम तवज्जो देते तो भागते ही नहीं ना। फिर हमारे वोट नहीं आते भाई,
हम मुकाबला थोड़ी कर पाते। हम जिन जिन जो हमें छोड़ करके बाकी उनके गाँव तो हम जीतते हैं। हमें क्या नुकसान हो गया? जयदीप डुड्डी पिछली बार साथ थे तो हम जीतते सन्नी में, की बार साथ नहीं थे तो भी हम जीतते सन्नी में। कहां फर्क पड़ गया? सवाल ये कि उनकी बातें मैं कैसे मान लूं? मैं तो जनता का नेता था, जनता की बातों के लिए बना। तो मैंने सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, फसल बीमा पर, कॉलेज पर, स्कूल पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब मुद्दों पर वोट मांगे लोगों ने, मुझे भरपूर वोट दिए। आपको लगता है काम पर वोटिंग हुई? जबरदस्त काम के ही वोट मिले मेरे को। यूं तो मेरे को खाड़कू मानते हैं लोग, काम के ही वोट दिए। वे काम का आदमी है, लो वोट दो इसको। अच्छा, काम कांग्रेस सरकार ने भी खूब कराए और गहलोत सरकार इस बार ये लग भी रहा था कि कहीं न कहीं बराबरी का मुकाबला है या रिपीट भी हो सकती है, लेकिन फिर भी 30 से ज्यादा सीटों का अंतर आ गया। कैसे समझते हैं ये? एक प्रकार से ओपीएस इस बार आई, चिरंजीवी योजना इस बार आई, बिजली सस्ती इस बार आई, 2000 यूनिट बिजली फ्री मिली, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इस बार आई, इतनी बम्पर सड़कें इस बार राज्य सरकार के कोटे से बनी जो पहली बार देखने को मिली, अन्नपूर्ण किट इस बार आई, बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जो आमजन के लिए थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, लेकिन फिर भी सरकार हार गई। इस हार को आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? जनता को क्या परिणाम अब भुगतने होंगे इसके? सरकार का हार का मार्जिन बिल्कुल छोटा सा है, थोड़े से वोटों का है और थोड़े से वोटों से सीट डिफरेंस आ जाता है। मेरी सीट समेत 19 सीट ऐसी हैं जो अंडर 2000 आ रही हैं, अंडर 2000। फिर दूसरी बात यह कि कोई एक छोटे दल के दखलंदाजी से, कोई एक दल का इधर से उधर जाने से स्थितियां बदल जाती हैं। पिछली बार भी 74 सीट थी भाजपा की, वो भी छोटे से डिफरेंस से भाजपा विपक्ष में थी। अब छोटे से डिफरेंस से कांग्रेस विपक्ष में है। अब कांग्रेस की 70 है, एक उनके समर्थित की 71 सीट है, भाजपा की 115 सीट है, वो छोटे से मार्जिन से है। रही बात यह कि गहलोत साहब की योजनाओं को लोगों ने स्वीकार करा हुआ था, तब इतने बड़े वोट आए। जो 20 सीट और बढ़ जाती, 2000 का डिफरेंस पार हो जाता तो 20 सीटें बढ़ जाती। लेकिन कुल मिलाकर के ये नहीं था कि सरकार फेल थी, सरकार को लोगों ने फेल मान लिया हो। सरकार को लोगों ने फेल नहीं माना, लोगों ने सरकार की योजनाओं पर जम करके वोट करा। कहीं कहीं कैंडिडेट का हो जाता है, कहीं किसी पार्टी का हो जाता है, ड्यू करके की सीटें घट गई। कहीं आमने सामने हो गया तो वहां ये मान लेते हैं लोग, कर्मचारी मान लेते हैं, दूसरे लोग मान लेते हैं कि बीजेपी का तो राज जाएगा। तो जो लोग राज के साथ जाना पसंद करते हैं वो राज के साथ चले जाते हैं। इस हार जीत के मायने आपकी नजर में क्या है अगले 5 साल के लिए? विधानसभा में बोलते अगर हम होते तो विधानसभा, अब सड़क पर बोलेंगे। पहले हमारे लिए विधानसभा राजस्थान की ज्योतिनगर में विधानसभा थी, हमारा किसान भवन विधानसभा है, यहां से बोलेंगे। पूरे राजस्थान में जाएंगे, जहां भी किसान याद करेगा, जहां किसान सभा ड्यूटी लगाएगी, जहां पार्टी ड्यूटी लगाएगी। हरियाणा में भी हमारी दखलंदाजी रहती है, जहां किसानों के आंदोलन होते हैं। हमारे मायने में तो ये रही बात, लोगों को समस्या होगी तो समस्या के समाधान के लिए खड़े रहेंगे। मेरे विरोधी अगर यूं इतराते हो कि हम बहुत सारे बड़े सारे बन गए, तो उनको बताना चाहता हूं 1700 कुछ दिन ही बच्चे हैं, वापिस आ जाएंगे हम फिर। चलिए, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि जो चुनाव के दौरान लग रहा था कि कहीं आपकी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन सुनने में यह आया कि आपकी पार्टी के जो राज्य सचिव अमराराम, वो किसी मायने में कांग्रेस के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। हालांकि 2 से आपकी पार्टी 0 पर आ गई, अब सदन में आपका कोई नुमाइंदा नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कभी आपने आपके हाँ, आप बात कर ले एक बार, आपका फोन आया हुआ, हम चर्चा जारी रखेंगे। तो हमारे साथ पार्टी के सचिव जुड़ेंगे, तहसील सचिव जेपी ढाका। जेपी जी, हम चर्चा कर रहे थे इसी प्रोग्राम को लेकर कि आने वाले दिनों में आपके कई प्रोग्राम होंगे, किसान सभा के, पार्टी के। क्या इन लड़ाइयों को आपने जो शुरू किया है, 5 साल तक आप लगातार जनता के बीच रहेंगे, और क्या ये जो परिणाम जो आपके थोड़ा सा रह गया, चलिए विधायक जी से ही चर्चा कर लेते हैं हम वापिस। बलवान जी, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप पार्टी के राज्य सचिव अमराराम शायद इस बार
कम से कम पूरे राजस्थान में ये चर्चा है वही आपके सबसे ज्यादा खिलाफ थे, आपका गठबंधन नहीं करा पाए, आप चाह रहे थे कि गठबंधन हो जाए, 4 सीटों पर आपके जो कैंडिडेट थे वो जीतने के चांसेस थे, उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन में आपको सीट मिलती तो और बेहतर होता, आपके शायद एक लोकसभा में भी आपका नुमाइंदा पहुंचता और शायद उसका नाम अमराराम होता अगर आप 4 लोग विधानसभा में पहुंचते। लेकिन ना तो आपका वो गठबंधन प्रदेश स्तर पर हो पाया और अब इंडिया गठबंधन में लगता है कि आपको टिकट मिल पाएगी, क्या चल रहा है इसका? नहीं, ये तो नहीं कह सकते आप सीधा ठीकरा अमराराम के सिर पर फोड़ दो। गठबंधन 2 पार्टियां मिलकर करती हैं तो दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठा होगा। अकेला अमराराम का कोई दोस्त हम देते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सीटों को लेकर के बात नहीं बैठी होगी। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस का सीपीएम का गठबंधन होना था, दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी। इसमें कोई व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी देना बहुत गलत बात है। और इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, इसका सीटों का विभाजन होगा दिल्ली से, और दिल्ली में हमारी पोलिट ब्यूरो के सचिव और पोलिट ब्यूरो के साथी और इंडिया गठबंधन के कई दल, अकेली कांग्रेस नहीं, कई दल मिलकर के सीटों का बंटवारा करेंगे। उसमें हमने मांग करी है कि चूरू गठबंधन में अगर देते हैं तो चूरू लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो मैं निस्संदेह कहना चाहता हूं, देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सारे साथी मिलकर के जब चुनाव लड़ेंगे तो मोदी नीत गठबंधन की सरकार जो जन विरोधी फैसले कर रही है, और न सिर्फ फैसले कर रही है, फैसले थोप रही है, उन थोपे हुए फैसलों से न सिर्फ विरोधियों में छटपटाहट है, खुद भाजपा के लोग अपने आप को बंधुआ मजदूर महसूस कर रहे हैं। अभी राजस्थान में जो सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, वहां के बीजेपी के एमएलए अपने आप को बंधुआ मजदूर महसूस कर रहे हैं। और देश में जो बड़ी लीडरशिप है बीजेपी, खुद भारतीय जनता पार्टी की, वो खुद ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि किनको देश की सत्ता पकड़ा दी, जिसे दूसरे आदमी की किसी की कोई पूछ नहीं बची। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि साहब उन्होंने हमारा नाश कर दिया और उन्होंने नाश कर दिया, नहीं, ये देश की परिस्थिति ऐसी है। इस परिस्थिति में पार्टियों को और बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है। पीछे जो कमियां रही हैं, किसी की भी रही हो, उनको बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होकर के निरंकुश मोदी सरकार को अगर सत्ता से नहीं हटाएंगे तो बहुत सारे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, बेरोजगार विरोधी और श्रमिक विरोधी फैसले होंगे, ड्राइवर विरोधी फैसले होंगे। हर कमेरे पर उन्होंने थप्पड़ मारने की कोशिश करी है और हर कमेरे के खिलाफ जो नीति बनाई उससे बड़े पूंजीपति को फायदा हुआ है। इस बात को समझने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता उसमें देरी हो रही है? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं, किसी फायर ब्रांड नेता की जरूरत पड़ती है, किसी भी अगर बहुत बड़े, क्योंकि देश की राजनीति का ये आप इतिहास देखें, यहाँ पर चेहरा ज्यादा हावी रहा है संगठनों की बजाय। इंदिरा गांधी का नाम उसमें देखें, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देखें, उसके बाद हालांकि मनमोहन सिंह जरूर एक इतना बड़ा सशक्त चेहरा नहीं बन पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 10 सालों में प्रधानमंत्री रहे और वो एक बड़े फायर ब्रांड लीडर हो चुके हैं, 40% वोट उनको लगभग उनकी पार्टी को लगातार मिलता आ रहा है और वो हर बार गेन कर रहे हैं कुछ न कुछ। ऐसे में उनके सामने एक बड़े सशक्त विकल्प की जरूरत है, ना सिर्फ एक संगठन के रूप में बल्कि एक चेहरे के रूप में, जिसका नितांत अभाव एक प्रकार से इंडिया गठबंधन में लग रहा है। क्या आपको लगता है कोई विकल्प ऐसा बन पाएगा और क्या ऐसे विकल्प तलाशने भी होंगे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को? ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा चेहरा थे। जब वाजपेयी जी की तीसरी सरकार बनी थी, एक 13 दिन की सरकार, एक 13 महीनों की सरकार और एक फिर सरकार चली 5 साल। तीसरी सरकार को जब पटकने की बात आई थी तब एक गठबंधन बना था जिसको यूपीए गवर्नमेंट का सप्रसंग सरकार, आफ्टर इलेक्शन, न कि बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन एक गठबंधन बना। उस गठबंधन ने इनको हरा दिया और उस गठबंधन ने 10 साल राज करा और देश की प्रगति का मार्ग यूपीए फर्स्ट से कई साल बाद, इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट ने देश को तोहफे दिए। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, मनरेगा का अधिकार, और उस देश को ऐसे ऐसे अधिकार दिए जिससे देश की प्रगति हुई और देश में एक रौनक आई, एक खनक आई देश में। वो खनक यूपीए फर्स्ट में ही आई थी, जिसको रोका था कुछ दलों ने मिलकर। कोई बड़ा चेहरा नहीं था,
किसी को पता नहीं था। जिस दिन यूपीए की सरकार बनने जा रही थी, सारे के सारे राजनीतिक पंडित ये बात कह रहे थे। मुझे याद है, मेरी छोटी मोटी राजनीति में रुचि थी उस समय, मेरी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी थी और लोकसभा के चुनाव में हमारे साथी चुनाव लड़े थे। तो कामरेड सूरजमल बोलते थे और एक गांव में भाषण दे रहे थे, मैं उनके सामने बैठ करके सुन रहा था भाषण। वो कह रहे थे कि ये यूपीए की ये सरकार गठबंधन की बनेगी और मोदी जी, ये वाजपेयी जी हार जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी की दखलंदाजी होगी। मालकस गांव में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, मालकस वालों पता नहीं तुम तो हमें 2 वोट दोगे कि 5 वोट दोगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको हमारी दिल्ली में दखलंदाजी होगी। हमारे 64 सीटें आई थी वामपंथी पार्टियों की और यूपीए फर्स्ट को हमने बाहर से समर्थन दिया था। जब समर्थन सरकार बनने की बात आई थी, तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि वाजपेयी जी हार जाएं। वाजपेयी जी हार गए। फिर ये कह रहे थे कि अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी देश की, लेकिन सोनिया जी जिस तरीके से मनमोहन सिंह का नाम लेकर के आगे आई और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और देश जिस तरीके से गति पकड़ा, वो दिन भी हमने देखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान है, अजब गजब देश है ये, यहाँ कभी कुछ हो सकता है। लोग इकट्ठे होकर के बड़ी से बड़ी तोपों को इस देश ने हराया है, बड़ी से बड़ी तोपों का इस देश ने मुकाबला करा है। इस सरकार को बने हुए 1.5 महीना हो चुका है। 100 दिन का उन्होंने, भजनलाल सरकार ने एक प्रकार से अपना पोर्टफोलियो जारी भी किया कि 100 दिन में ये काम करेंगे हमने। हालांकि इस बार ये बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सीधा केंद्र से एक नाम आया और उस पर सभी को सहमति जतानी पड़ी। उसके बाद एक चुनाव हुआ श्रीकरणपुर में, वहां पर मंत्री बना दिया गया, उस मंत्री को हार का सामना करना पड़ा। किस प्रकार से देखते हैं इस सरकार को? और आप पर भी आरोप ये लग रहे हैं कि आप वसुंधरा राजे होती तो आप ये कहते कि ये तो मिलती नहीं, ये अब भजनलाल बन गए तो आप कह रहे हैं ये पर्ची की सरकार है। तो आप क्या चाह रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बने बीजेपी सरकार में? हम तो नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार ही बने। हम तो जो भी बने उसकी आलोचना करेंगे, कोई ना कोई कमी काटेंगे, ये तो हमारा काम। पर प्रदेश की जनता राज्य थोड़ी है, खुद मुख्यमंत्री जी को पता नहीं करना क्या है, उनको ये पावर नहीं दिए कि तुम ये खुद कर लेना। मुख्यमंत्री जी से कोई पूछता है कि साहब ये करो तो बेचारे दिल्ली जाते हैं, ठीक है। अब मंत्रियों से कोई पूछे कि क्या करोगे तो कहते मुख्यमंत्री जी जाने, मुख्यमंत्री जी के दिल्ली जाने। तो ये सरकार मेरे से नहीं, वो 115 विधायक जो जीते उनसे पूछना आप, वो खुद महसूस कर रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं उठी यार ये सरकार भी कोई बनी है। उसकी वजह ये है कि मोदी जी का जो निर्देश आया है सरकार चलाने का, वो निर्देश जनप्रतिनिधियों के अनुकूल नहीं है, जनप्रतिनिधियों के अनुकूल नहीं है। लोग जनप्रतिनिधियों से बहुत उम्मीद करते हैं और अपने एमएलए बनने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर की उम्मीद होगी। और गहलोत साहब का शासन निकलने के बाद तो विधायकों से इतनी उम्मीद हो गई कि विधायक 3-3 कॉलेज खोल लेंगे, 500-500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे, विधायक जो खाड़ों के करोड़ों रुपए लेकर के आएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सीएससी पीएचसी खोलेंगे, दुनिया भर की उम्मीद करते हैं लोग विधायकों से। तो इस स्थिति में थोड़ी सी खनक नहीं आई सरकार बनने में। और रही बात, ये बात सही थी, वसुंधरा मिलती नहीं थी। और ये भजनलाल जी की सरकार पर्ची की सरकार है। ये पर्ची की सरकार सिर्फ राजस्थान में थोड़ी है, तो मध्य प्रदेश में भी पर्ची की बनाई है और छत्तीसगढ़ में भी पर्ची की बनाई है। तो जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, खास तौर उसमें तेलंगाना और मिजोरम जोड़ दे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, कहीं लग नहीं रहा था कि बीजेपी इतने तकड़े वोट बैंक से तीनों स्टेट में जीतेगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हालांकि बराबरी का मुकाबला चल रहा था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सभी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने सरकार बना ली। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप अब इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम पार्टी जब साथ जुड़ रही है, तो ये चुनाव आपको लगता है अब लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में वैसे ही लग ये रहा है कि बीजेपी का बोलबाला चल ही रहा है। 2019 में आप देखें, 2018 में इन 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन 19 में लोकसभा में पीएम मोदी वापिस आ गए उसी वोट बैंक के साथ। अब तो उनकी सरकार भी आ गई इन तीनों स्टेट्स में, तो क्या लग रहा है आपको? निस्संदेह अगर सरकार तीनों जगह कांग्रेस की बनती या और दलों की बनती, बीजेपी को छोड़ करके और दलों के समर्थन से बनती, तो जोश होता लोकसभा के चुनाव में और ज्यादा। और अब बीजेपी जोश में है, लेकिन देश में
जो माहौल बन रहा है उस माहौल में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ प्रदर्शन करेगा और मोदी सरकार को हराएगा, चाहे वो कुछ भी। और खुद उनके आदमी भी लगे हुए हैं तो इस काम में, मोदी जी के आदमी भी इस काम लगे हुए हैं। कांग्रेस कैसे हारी थी देश में? कांग्रेस विरोधियों से थोड़ी हारी थी, खुद कांग्रेस के लोगों ने हराया कांग्रेस को। वैसे बीजेपी के लोगों खुद बीजेपी के लोग हराएंगे। अब जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिनको मंत्री नहीं बनाया, जिनके उम्मीदों पर पानी फिर गया, वो सब बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। और देश में अब एक करके सारे चुनाव बीजेपी के विपरीत आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चूरू लोकसभा से आप पिछली बार कैंडिडेट थे सीपीआईएम पार्टी से, इस बार आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अगर टिकट देता है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राहुल कसवा यहाँ से एमपी है 2 बार, दूसरी बार वो एमपी है, 3 बार उनके फादर साहब एमपी रहे हैं, लगभग 30-35 साल से वो लोकसभा में एमपी है। लेकिन इस बार एक पोस्टर लगा कि राहुल कसवा आपकी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये वसुंधरा के लिए भी एक बार पीछे लगा था। तो राहुल कसवा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे सांसद हैं, लगातार वो जीतते भी आ रहे हैं उनका परिवार, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं वो स्लो परफॉर्मेंस देते हैं, वो ज्यादा जनता के बीच नहीं रहते हैं। क्या मानते हैं? देश में मोदी जी के राज में आने के बाद एमपी कोई चीज नहीं। मैं राहुल कसवा को क्या मानूं? क्यों बेचारे की स्लो परफॉर्मेंस की बात करूं? एमपी कुछ है ही नहीं। मोदी जी आंख निकाल देते हैं इनकी तरफ। वो तो खुद है, मोदी जी ये कहते हैं कि तुम्हारा डोल ही नहीं, तुम जीत के आ, जब तुम मेरे नाम से जीत के आ रहे हो। इसलिए राहुल कसवा पर बेचारे पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है। मैं तो वैसे ही कहता हूँ राम सिंह ताऊ का घोलिया है ये, राम सिंह ताऊ का घोलिया है, इससे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। अभी तो भाग भाग के वो राम सिंह ताऊ वाले घोलिये को मेरी पार्टी से लड़ा दो, पता चल जाए कितने वोट है। मेरे 27 तो आए थे, घोलिये को 27 जो नहीं आएंगे। तो मोदी के नाम से ही जीतते थे। और वो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये बैर नहीं, वो नहीं, पता नहीं किसके साथ क्या बैर है। मैं तो एक बात मानता हूं साहब, लोकसभा में मैं तो गया नहीं अभी तक, और मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा था पार्टी के आदेश पर, बहुत कम वोट आए थे हमें। ये समझो पूरी लोकसभा में हाजिरी नहीं लगी। और लोकसभा बहुत बड़ी जगह है, वहां देश के लिए नीतियां बनती हैं। नीति निर्धारण में हमारे एमपी साहब का कोई रोल नहीं था। वो छिंटा किसी कुछ भी करें, फसल बीमा का क्या खा गया नहीं जानते। जब क्रॉप कटिंग के सवाल उठे, बीमा कंपनी एक लाइन लिखवा लाई अधिसूचना में, ये लाइन लिखवा लाई कि साहब क्रॉप कटिंग पर सवाल उठेगा तो सैटेलाइट से फसल बीमा क्लेम तय हो जाएगा। ये अधिसूचना भारत सरकार ने लिखी थी और एमपी साहब अभी तक उसको मिटवा नहीं पाए। ये तो फसल बीमा एक पेपर मान लो, शिक्षा में क्या नया ला करके दिया है उन्होंने? एक भी कोई केंद्रीय विद्यालय नया ला करके थोड़ी दिया है। नौर भाद्रा ने उनको 3 दफा जोरदार वोट दे दिए, एक भी केंद्रीय विद्यालय नौर भाद्रा को नहीं मिला। अभी जब राजस्थान में परिवर्तन यात्रा शुरू करी गई ना, तो केंद्र के मंत्री आए थे नितिन गडकरी जी, और कह के गए थे कि 7 दिन में स्वीकृति निकाल दूंगा ओवर ब्रिज की, भादरा के इस रेलवे लाइन पर, बाईपास पर। आज तक नहीं निकली। एक भी काम पूरे सांसद क्षेत्र में ऐसा बड़ा नहीं गिनवा सकते एमपी साहब कि ये तो मैं एक तोहफा ला करके दिया है। अब सड़कों के लिए 2-3 दिन हो गए पोस्टर लगा रहे हैं कि मैंने ये स्वीकृत, ये 7 साल हो गए ये बात चलते हुए। जालंधर से लेकर के वहां तक ये सड़क बनेगी राष्ट्रीय 7 साल की चर्चा होगी, आए चुनाव में होती है। तो तुम्हारे चुनाव की चर्चा को मान लिया आपने, स्वीकृत करा दिया, धन्यवाद। पर आप एमपी 2 बार बन गए भाई, 2 बार का ये तोहफा दिया है क्या आपने? बहुत कुछ ला करके दे सकते थे, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए। तारानगर के लोगों ने अभी तक रेल नहीं देखी। जिस तारानगर के छोरे का ननिहाल पास के गांव में है, तारानगर के 10-20 किलोमीटर में, जिसका राजगढ़ जाने का काम नहीं पड़ा, जिसका चूरू जाने का काम नहीं पड़ा, उसने अभी तक रेल नहीं देखी। तारानगर के लोग बेचारे बार बार मांग करते रहे कि तारानगर को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। सिर्फ देखने के लिए नहीं, रेल से नई ऊर्जा आती है, नई परिवहन के साधन मिलते हैं, दूर दूर से जुड़ जाते हैं लोग। ऋणी ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के
लोगों के पता नहीं कहां कहां तक दुनिया में व्यापार है, वापस में जुड़ जाते। पर एमपी साहब सब कामों में फेल हैं, उनका कोई सिस्टम है नहीं। और मुझे इंडिया गठबंधन में टिकट मिल गई, एमपी साहब को मैं हरा दूंगा। विश्वास है आपको? हाँ, पक्का पक्का हरा देंगे, एमपी साहब को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस क्षेत्र का जिक्र करें, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, इन क्षेत्र में देखें तो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वोट पड़ा, यहां से ज्यादातर कांग्रेस या अन्य पार्टियों के लोग जीत कर गए। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या इन जिलों में सबसे ज्यादा एक प्रकार से योजनाओं का लाभ पहुंचा, या लोगों की समझ ऐसी थी कि कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार दे सकती है? योजनाओं का भी असर था, इस साइड के सारे जनप्रतिनिधियों ने खूब काम भी करवाए। दूसरा, किसान आंदोलन का असर भी था। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, यहां सब जगह किसान आंदोलन का असर था, इसलिए ये परिणाम आए। जहां किसान आंदोलन के असर नहीं थे, वहां परिणाम बीजेपी के पक्ष में। योजनाएं तो गहलोत साहब ने, मैं बजट पढ़ता था, सारे राजस्थान में खूब करी थी। जिन्होंने वोट नहीं दिए, जिनके एमएलए नहीं जीते थे, वहां भी उन्होंने खूब काम करे, लेकिन अकेली योजना का फायदा नहीं था। किसान आंदोलन का भी असर था। किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, 13 महीने किसान आंदोलन चला, लेकिन बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन आया नहीं। एमएसपी को लेकर आप आज भी 26 जनवरी को प्रदर्शन करने वाले हैं। फसल बीमा क्लेम भी अभी तक, यहाँ का जिक्र करें तो 2022 रबी का अभी तक भी बकाया चल रहा है, उसके बाद का भी अभी पेंडिंग है। इसके अलावा बहुत सी डिमांड थी किसान आंदोलन में, लेकिन वो उन डिमांड्स पर कोई चर्चा लग नहीं रहा कि ये केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसे में आपको लगता है कि पूरे देश भर में कोई बड़े मूवमेंट की जरूरत है? जिस प्रकार से इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी मूवमेंट हुआ था एक दौर में, क्या उसी प्रकार के एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है? और एक बड़े चेहरे के साथ वो मूवमेंट हो तो और वो ज्यादा प्रभावी होगा? मूवमेंट जब उठेगा वो चेहरों से नहीं उठेगा, मूवमेंट जन भावना से उठेगा। जन भावना जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगी तब मूवमेंट बनेगा। जन भावना को जब तक धर्म से, जाति से खेला जाएगा, तब तक ये मूवमेंट इतने मजबूती से खड़े नहीं होंगे। जनता के मुद्दों पर, जैसे किसान आंदोलन खड़ा हुआ काले कानूनों के खिलाफ, तो ये किसान को अचानक ये लगने लग गया, क्योंकि जो उन्होंने उसकी लाइनें पढ़ी सारे के सारे ऑडियंस की, तब किसानों को लगा कि ये बिल पास हो गया और ये तो हमारे खेत खोस लेगा। लोगों को ये महसूस होगा कि ये मोदी सरकार जो नीतियां बना रही है उससे हमारे खेत भी चले जाएंगे, हमारा रोजगार भी चला जाएगा, हमारे छोटे मोटे काम धंधे भी खत्म हो जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे। चेहरे की जरूरत नहीं, लोग मसाल लेके खड़े हो जाएंगे। जो पक्ष में, हिंदुस्तान की एक आदत है, जो पक्ष में खड़ा होता है वो खिलाफ भी खड़ा हो जाता है, और जो खिलाफ खड़ा होता है पक्ष में भी खड़ा हो जाता है। 77 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा जी खुद हार गई, और 3 साल बाद इंदिरा जी वापिस जीत गई उतने बहुमत से। तो ये हिंदुस्तान का मनोभावना है। ये कोई एक दिन में किसी मुद्दे पर चल पड़े तो पूरे देश में चल पड़ती है। अकेले जेपी मूवमेंट का तो आज जितना नाम है जेपी मूवमेंट का, शायद उसमें नाम इतना रहा ही नहीं होगा, इतने प्रचार के साधन नहीं थे, लेकिन विद्रोह था लोगों में, लोग विद्रोही हो गए थे 20 सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ। इमरजेंसी लागू करी गई 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए, उसके खिलाफ लोग विद्रोही हो गए थे। उस विद्रोह का नाम जेपी मूवमेंट था। ऐसे मूवमेंट, लोगों का विद्रोह होगा तो लोग खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अब लोकल मुद्दों पर आते हैं। जो फसल बीमा क्लेम की बात चल रही है, बहुत से लोग हमें भी बार बार फोन करके संपर्क पूछ रहे हैं कि कब तक फसल बीमा क्लेम जो रुका हुआ है वो आएगा, और जो उसके बाद सावनी और रबी फसल का भी बकाया चल रहा है वो कब तक आएगा। इसके बारे में आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि आप थोड़े दिन पहले चूरू भी गए थे, जयपुर भी आपकी बातचीत हुई। क्या चल रहा है फसल बीमा क्लेम? जो 2022 के, 21 के, 22 खरीफ के, 22 रबी के जो ऐतराज थे, वो सारे ऐतराज हमने स्टैक की बैठक में फैसले करवा करके हटवाए हुए हैं। उनकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ी, कुछ बीमा आया भी है। वो सारा काम चुनाव से पहले हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीमा कंपनी को प्रभावित करा, और राजस्थान में चुनाव की वजह से, खास करके हमारे क्षेत्र में फसल बीमा का बड़ा नाम था, उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश करी।
और प्रभावित करा भी, बीमा कंपनी को भुगतान नहीं करने दिया। आचार संहिता से बीमा का भुगतान का क्या लेना देना था, नहीं, लेकिन नहीं करने दिया। उसके बाद उसको उन्होंने बीमा रोका। अब कुछ आया है बीमा 22 रबी का, सरसों की फसल का आया है, जहां चने के ऐतराज लगे हुए थे, ऐतराज हमने हटा करके भिजवाए हुए हैं। मैं सारे किसान साथियों को, कई बनाई के साथियों के फोन आ रहे थे, भाई आपके सारे ऐतराज हमने हटाए हुए हैं, हटा करके भिजवाए हुए हैं। 10वें महीने की बैठकों में, उससे पहले 27 सितंबर को बैठक हुई थी जयपुर में, उन बैठकों में सारे हमने ऐतराज हटाने के लिए स्टैक की बैठक में फैसले करवाए हुए। तो जो पहले के ऐतराज थे क्रॉप कटिंग को लेकर के बीमा कंपनी के, वो हटा दिए गए हैं। और अब बीमा आएगा, बीमा नहीं आएगा तो बीमा के लिए लड़ेंगे। अच्छा, एक बात और, आपने अंतिम दिनों में बहुत युद्ध स्तर पर एक प्रकार से कई जो विकास कार्यों के लोकार्पण किए, लेकिन एक आदेश आया भजनलाल सरकार बनते ही कि जो भी विकास कार्यों के लोकार्पण हुए हैं, जिनके टेंडर जारी हो चुके हैं, जो काम शुरू नहीं हुए हैं या जो प्रोसेस में है, उन सभी कामों को रोक दिया जाए। और इसी का असर है शायद, जो काम आप शुरू करवाना चाह रहे थे वो कोई भी काम अब शुरू नहीं हुआ है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा जनप्रतिनिधि को, क्योंकि जाहिर सी बात आपका मैसेज उन तक भी पहुंचेगा, सरकार तक भी पहुंचेगा, क्योंकि बहुत से काम थे जो होने चाहिए थे शुरू, लेकिन शायद एमएलए कोटे के भी काम कुछ रुके हुए हैं जो आपने लोकार्पण भी कर दिया था। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? एमएलए कोटे के जो शिलान्यास करें वो काम भी पूरे करवाने हैं, और मौजूदा जनप्रतिनिधि को जो हमने विकास के काम, खाड़ों के काम, पीएचसी के काम, सीएचसी के काम और उप जिला अस्पताल के काम जो शुरू करे थे, वो भी उनकी जिम्मेदारी है, वो पूरा करवाएं। नहीं तो हम तो हमारे स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, पर ये उनका जिम्मेदारी है। भजनलाल सरकार ने जो काम रोके हैं, निसंदेह जन विरोधी कदम है, ये काम नहीं रोकने चाहिए थे। बाकायदा जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, अब जो जैसे खाड़ों के थे वर्क ऑर्डर हो गए, खाड़े शुरू इसलिए नहीं करे कि ईंटें नहीं थी उस समय, भट्ठों पर ईंटें नहीं थी, घटिया ईंटें तो कैसे लगवा लेने थे। चुनाव के बाद ईंटें आई तो उन्होंने कहा कि साहब अब तो एक बार होल्ड कर दो, होल्ड करें। मैं समझता हूँ होल्ड करे हुए काम वो वापस शुरू कराएंगे, नहीं तो बेचारों के नए एमएलए साहब की तो ये स्थिति, उनको तो बजट मिलेगा नहीं ना। मेरे वाला बजट नहीं लगवा पाए तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। उनके तो कोई बजट आना ही नहीं, उनके तो कुछ पल्ले ही नहीं आना बजट। ये फिर वाई कैसे, मैंने शिलान्यास करें, मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम लोकार्पण कर लेना, इसलिए काम शुरू करवा लो सारे। अच्छा, कल परसों एक खबर पढ़ रहा था मैं, राजस्थान पत्रिका अखबार की वो खबर है कि इस मौजूदा सेशन में जो ओपनिंग सत्र है इस विधानसभा का, 16वीं विधानसभा का, इसमें 131 विधायकों ने, 139 विधायकों ने कोई सवाल नहीं लगाया प्रश्नकाल के लिए। उसमें से भादरा विधायक भी शामिल है। सिर्फ 60-61 लोगों ने सवाल लगाए हैं, उसमें कुछ बीजेपी के, कुछ निर्दलीय, कुछ कांग्रेस के, बाकी किसी भी विधायकों ने सवाल नहीं लगाया। क्या ये 2-2, 3-3 बार जो जीत कर गए विधायक हैं, उनको तो ये पता होता है कि प्रश्नकाल, नया पहली बार जीत कर जाता है, उसे पहली बार विधानसभा का अनुभव नहीं होता, उसे ये नहीं पता कि प्रश्नकाल में प्रश्न पहले लगाने होते हैं, बजट वो सत्र शुरू होने से पहले। ऐसे में ये कैसे देखते हैं? आपने तो पहले जाते ही प्रश्नों की बौछार कर दी थी, लेकिन इस बार प्रश्नकाल में वाकई में 139 विधायक कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहे। हम तो जाते बोले भी तो थे, बाबूजी तो बोले भी नहीं, प्रश्न भी नहीं लगाए, बोले भी नहीं, ये इस काम के लिए गए नहीं। ये तो इनको काम मानते नहीं ना। ये तो आरोप तुम्हारा पर लगाया करता कि हमने दुर्भावना की राजनीति करी है, तो वो कर रहे हैं दुर्भावना की राजनीति। जो छोरे हमने लगाए थे गरीब घरों के छोरे, कोई सुविधा पर, कोई किसी के घर में पीड़ा थी, किसी के घर में दिक्कत थी, उन छोरों को हटाया इन्होंने। नगर पालिका से हटा दिया, हॉस्पिटल से हटा दिया, हटाने में लगे हुए हैं और कह रहे बलवान पुनिया का लगाया कोई आदमी नहीं रखेंगे। तो भाई इतनी बलवान पुनिया से तुम्हें नफरत है, पानी क्यों पीते हो? पाइपलाइन मैंने दबी हुई है, मत पियो, पुराना पियो पानी तुम्हारे जमाने का, क्यों पीते हो? उठते पानी मुंह की क्यों लगाते हो? बलवान पुनिया से इतनी नफरत, इस सड़क पर क्यों चल के आते हो आप? गांधी से लेकर के भादरा तक एक कच्ची सड़क जो हमने बनाई, इस पर क्यों चल के आते हो? पूरी तहसील में मजे ले रहे हो आप सड़कों के। मैं एक बात बतानी भूल गया आपको, जो आचार संहिता के बाद सड़क बनी है ना, ये मैंने उच्च अधिकारियों को कहा है दोबारा बनाओ। 3-4 सड़कें खराब कर दी, आचार संहिता में जाइए नहीं, दो चुनाव ड्यूटियां में लगे हुए तेरे पीछे से काली कर दी उन्होंने। उन सड़कों को दोबारा बनाने के लिए मैंने उच्च अधिकारियों को कहा है, हमारी स्वीकृत करवाई हुई सड़कें हैं, सही बनवाओ ढंग से, कह दिया हमने। उन्होंने हाँ करिए कि 10 फरवरी के बाद कुछ दिन गर्म हो जाएंगे, फिर ठीक करवा देंगे।
दूसरा मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं 26 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा की रैली है, ट्रैक्टर परेड है 1 बजे, धूप निकल जाएगी, आप सारे साथी आना। उसमें मुख्य मांग है एमएसपी की। एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करे भारत सरकार, ज्यादा से ज्यादा एक एक दाना जो किसान खेत में पैदा करता है एमएसपी पर तोले। और दूसरा है फसल बीमा क्लेम बकाया राशि का भुगतान। एक एक किसान के बीमा क्लेम की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। ये दोनों बातों को लेकर के ट्रैक्टर रैली है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। चलिए, शुक्रिया आपका। पूर्व विधायक बलवान पुनिया से बातचीत हो रही थी। अखिल भारतीय किसान सभा 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है एमएसपी और फसल बीमा क्लेम के मुद्दों को लेकर। अन्य भी बहुत से मुद्दों पर बातचीत की। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बड़ा यक्स प्रश्न ये भी है, क्या इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम को चूरू में टिकट मिलेगी, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।